चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंडी अड्डा पर। और आज हमारे साथ गपशप और चाय धूप चाला नहीं सेगमेंट में मेहमान है मिसेस अनुराधा सोलंकी मैम, महू मध्य प्रदेश से। ये पेशे से एक शिक्षक है, साथ ही साथ एक प्रोफेशनल कथक डांसर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन हाल ही में यूट्यूब पर इनके एक शॉर्ट फिल्म घुंघरू, जिसमें एक महिला की अंतर्व्यथा की कथा ने धूम मचा रखी है, और साथ ही साथ ये बहू की एक जानी मानी शख्सियत है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। Thank you so much and thank you for having me on your show. थैंक यू मैम। हमें भी बहुत गर्व अनुभव हो रहा है आपके साथ आज बातचीत करके। मैम, घुंघरू जो सफर है आपके यूट्यूब वीडियो का, सबसे पहले तो हाल ही में वो काफी चर्चा में आया, बहुत सारे व्यूज मिले, काफी सारे अच्छे कमेंट्स उस पर नीचे हमें पढ़ने को मिले। हमारी टीम ने जब आपके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू करी, तो सबसे पहला जो हमारे सामने नजारा आया वो घुंघरू शॉर्ट फिल्म का था। तो मैं शुरुआत भी आज की बातचीत ही घुंघरू के साथ ही करना चाहूंगा। क्या सोच थी जिसने घुंघरू शॉर्ट फिल्म को जन्म दिया, और वो कहानी की आत्मा क्या थी जिसने उसे बनाने के लिए आपकी टीम को प्रेरित किया? Okay, I'm so happy कि आप लोग ने घुंघरू देखा. I am honored. इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगी रिचर्ड फ्रैंकलिन को. He is a young upcoming short movie director and he has acted in Zee horror show, Southern India, Shoka the Great. He is an actor basically. So he during लॉकडाउन वो अपने घर आ गए महू, एंड उसके दिमाग में आया कि एक शॉर्ट फिल्म ऐसी बनानी चाहिए. देन ही अप्रोच्ड मी. तो उसने कहा कि ये कंसेप्ट पे हम बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज में गर्ल्स भले ही कितनी टैलेंटेड हो, एक समय तक मायके में उनको परमिशन नहीं मिलती और मायके के बाद ससुराल में तो उनको मिलती ही नहीं है. कितने टैलेंट, आप जितने रियलिटी शोज देखिए आपको दिखेगा कहाँ कहाँ से टैलेंट आ रहा है, अनबिलीवेबल. तो उसका ये कहना था रिचर्ड का, ये कि हम इसके बहाने सोसाइटी को बताएंगे कि हमारे इंडिया में जैसे सोने की चिड़िया कहते हैं, ये कला की चिड़िया भी है. यहाँ पर हर फील्ड के कलाकार आपको मिलेंगे. तो ये सोच के, ताकि घर वाले लड़कियों को भी उतनी अहमियत दें, उतना फ्रीडम दें उनको अपनी हॉबीज बढ़ाने का, तो एक स्टैंड पॉइंट को छूने की कोशिश करिए. जी मैम, उस घुंघरू शॉर्ट फिल्म की कहानी में एक गृहिणी की अंतर्द्वंद की कथा है। अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं वो अपने घर के काम निपटा रही है, कपड़े सुखा रही है, और उसी दौरान वो छत पर अपने थिरकते पैरों से अपने भावों को भी दिखा रही है। अचानक एक दिन छोटी बच्ची आके हाथ पकड़ कर पूछती है, क्या आप नाचते भी हैं? तो कभी कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ था? हाँ भी और नहीं भी. मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्रमोट किया, खासकर मेरी मम्मी ने, जो अपने समय में बहुत अच्छी सिंगर रही हैं. बहुत उनकी इच्छा डांस करने की थी, पर वो पुराने जमाने में अलाउड नहीं होता था. तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पूरी फ्रीडम दी. मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, और मेरे भाई ने सारे स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स आप दुनिया को बोलो, सब करे हैं. तो पेरेंट्स की तरफ से बहुत मोटिवेशन हमको मिलता था, मगर बच्चे होने के कारण कहीं ना कहीं हम ही थोड़े लेजी हो जाते थे. मगर मेरी मम्मी ने मेक श्योर करा कि बकायदा उसकी क्लासेस में करूंगी. उन्होंने कहा इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, डांसर तो तुमको बनना है. तो ये शायद एक उनका सपना था जो उन्होंने मेरे थ्रू पूरा करने की कोशिश करी. जी, कहीं न कहीं सही कहा आपने। माँ-बाप अपने सपने अपने बच्चों में जीते हैं, और निश्चय ही आपने उनको पूरा भी किया। मैम, पेरेंट्स का ज़िक्र आता है और परिवार का ज़िक्र आता है। आपकी अगर जड़ें देखी जाएँ, आपकी पारिवारिक जड़ें या जन्म आपका महू में हुआ, आप महू में ही पले-बड़े। महू बेसिकली एक आर्मी कैंट एरिया रहा है। वहाँ की परवरिश, वहाँ का माहौल, क्या इस बात की इजाज़त देता था कि आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, उन्हें पूरा कर सकें? और वो किस तरीके से आपके बचपन से लेकर आपके सपनों को सच करने में मददगार रहा? महू का नाम अगर आपने देखा होगा, MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर. है तो छोटा सा टाउन, मगर यहाँ पर से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत निकली हैं, जैसे शंकर लक्ष्मण, जिन्होंने, आपने उनका नाम सुना होगा. डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है ये. ऐसे करके बहुत सारे नामी गिरामी कलाकार यहाँ हुए हैं. मगर जिस समय मैं छोटी थी,
उस समय समाज इन चीजों की इजाजत नहीं देता था। और जब मेरी मम्मी और मेरे पापा मुझे डांस क्लास में भेजते थे तो लोग हंसते थे कि क्या लड़की को नाचने भेज रहे हो। नाचना शब्द मुझे आज भी बहुत खराब लगता है जब कोई बोलता है। तो मम्मी कहती थी नहीं, नाचने नहीं भेज रही हूँ मैं, इसको एक कला सीखने भेज रही हूँ, और ये एक तपस्या होती है। तो लोगों ने बहुत चीजों में ऑब्जेक्शन लिए भी थे। मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स ने भी बोला था कि क्या लड़कियों को एक घर के काम सिखाओ। मगर जहाँ मम्मी ने मुझे इन चीजों के लिए आगे बढ़ाया, वहीं हमारे फादर ने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत यंग एज में स्कूटर चलाना सिखा दी, वो भी गेयर वाली। आजकल तो आप बटन स्टार्ट करो, गेयर वाली स्कूटर। एंड देन हम आज तक एक आध बारी शिकायत गई होगी फास्ट ड्राइविंग का, वो भी नया नया था, शौक था। अदरवाइज वी वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी सपोर्टिव। एंड माय ब्रदर जो हमसे बड़े थे, उन्होंने उनके काफी फ्रेंड्स थे, तो उनका भी सपोर्ट हर चीज में बहुत होता था। जैसे मैं फ्लावर अरेंजमेंट कंपटीशन में पार्ट लेती थी, तो मेरा भाई मेरे लिए गार्डन से फ्लावर्स चुरा के लेके आता था, क्योंकि अवेलेबल नहीं होते थे। सपोर्ट हर मेंबर ने बहुत करा है। पर हाँ, धीरे धीरे समाज को भी लगा कि नहीं, लड़कियां सही लाइन पर है, तो फिर उन्होंने भी इंस्पायर हो गए। अब हमारे के बाद काफी लोग। जी, जिक्र आता है माता पिता का आपके और महू का, तो उनके जिक्र के बिना तो चर्चा आगे बढ़ ही नहीं सकती। फादर आपके क्या किस प्रोफेशन में रहे, और माता जी आपकी, आपने बताया काफी अच्छी क्रिएटिव आर्टिस्ट थी, किस प्रोफेशन में थे दोनों लोग? मेरी मम्मी लेक्चरर थी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। महू एक कैंटोनमेंट है, तो कैंटोनमेंट का जो स्कूल था उसमें मेरी मम्मी ने अपनी सर्विसेज दी हैं। उसके बाद वो स्पोर्ट्स में, वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी और बास्केटबॉल की कैप्टन थी। 3-4 मंथ्स प्रेग्नेंट होने के बाद भी कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट से पार्ट लेती थी। मेरे फादर राजपूत फैमिली से थे, और ही वॉज अ डीजल ड्राइवर। पहले स्टीम इंजन चलाते थे, फिर डीजल ड्राइवर। एंड ही वॉज वेरी वेल बिल्ट। उनको यहाँ के एक आईजी थे हरीश त्रिवेदी, वो उनको टार्जन बुलाते थे। मेरे ओह, फादर की बिल्ड बहुत अच्छी थी, बहुत स्पोर्टिंग थे। उनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, पतंग बनाने का भी बहुत शौक था। 2 महीने पहले बॉटल्स, कांच की बॉटल्स तोड़ी जाती थी, चूरा की जाती थी। हम सड़कों पर बैठते थे, आप मानेंगे, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक हम उनके साथ मंजा सुतवाते थे। मंजा और जी। हाँ, और वो अपने हाथ से मंजा बनाते थे, अपने हाथ से पतंग बनाते थे। और उनके साथ साथ रह के मैं और मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छी पतंग उड़ा सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके फादर, आप बता रहे हैं, राजपूत थे, राजपूत फैमिली को बिलोंग करते थे, और मम्मी कन्वेंशनल टिपिकल पंजाबी। राजपूत, और और मम्मी मदर आपकी पंजाबी। पंजाबी, मतलब दो खन्ना। डिफरेंट कल्चर, खन्ना। वेरी डिफरेंट, वेरी। हमारी फैमिली में इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है, आपको सब मिल जाएंगे यहाँ। पूरे अनेकता में एकता यही मिलेगी। हिंदू जी, मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे, सिख मिलेंगे, मराठी मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलेंगे, साउथ इंडियन मिलेंगे। आप नाम लो, वो सब हमारी फैमिली में मतलब कहा जाए तो एक खुला वातावरण है, एक व्यापक सोच है परिवार की। अपब्रिंगिंग आपकी बहुत ही खुले माहौल में हुई, जो कि आमतौर पर लड़कियों को नहीं मिलता है, बहुत कन्वेंशनल सोच होती है। है। करेक्ट। करेक्ट। देन आपकी अपब्रिंगिंग के दौरान मैम अगर बात करते हैं, आप जब अपनी उम्र में थी 17, 18, 19 की, आपने जब आपसे बातचीत होती है तो कब आपने जिक्र आता है कि आपकी शादी जब हुई, आपके हस्बैंड से जब आपकी मुलाकात हुई, वो लगभग उम्र आपकी 19 की थी। 19 साल की उम्र में उनसे मिलना, 19 या 20 साल की उम्र रही होगी उस उम्र में मिलना, और ये डिसीजन ले लेना एक पल में कि यही है वो जिसके साथ जिंदगी बितानी है, ये वाकया क्या रहा था? मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर शेयर करें। 19 साल की उम्र में मैं बहुत नाइव थी, मतलब मुझे दुनियादारी का ज्ञान नहीं था। मेरी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई और डांस, दो ही चीज होती थी। अ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, बहुत अच्छे नाटककार हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने जी हॉरर शो, सावधान इंडिया, गुनहगार जैसी मूवीज में काम भी किया है। उस समय वो अपकमिंग एक लेखक होते थे। तो मैं एक कॉम्पिटिशन जीती थी बाल महोत्सव में, तो वो मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने, और मुक्ता मैगजीन में छापा था। तो फिर वो देने आए मुक्ता मैगजीन, फिर वो घर आने लगे धीरे धीरे। फिर वो युवाणी पे, रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम करते थे, तो ही वांटेड मी कि मैं को होस्ट बन जाऊं, उनके साथ एंकरिंग करूं। देन आई सेड कि मैंने तो कभी एंकरिंग करी नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। बोले कोशिश तो करो। कोशिश करते करते हम लोग प्रोग्राम्स देने, आप मानेंगे संयोग, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था कि आपका इस संडे को रिकॉर्डिंग है, 10 बजे रिकॉर्डिंग है, तो 8 बजे वही गार्डन में बैठ के नाटक लिखा जाता था, वहीं स्क्रिप्ट तैयार होती थी, वहीं एक्टिंग होती थी। हम सब करते थे, गाने भी गाते थे,
अनाउंसमेंट भी मतलब करते थे। मैम को होस्ट बनते बनते साथ साथ स्क्रिप्ट और नाटक लिखते थे, जिंदगी पार्टनर, की लाइफ स्क्रिप्ट लिख दी आप पार्टनर। लोगों ने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरे हस्बैंड ने प्रपोज मुझे किया एंड आई वाज थिंकिंग कि किसी और लड़की की बात कर रहे हैं एंड ही वाज सेइंग मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसे डरे बहुत अच्छी बात है। फुल ऑन ड्रामा क्रिएट हुआ वहां ओहो, पर। बिल्कुल फिल्मी सीन, बिल्कुल सी फिल्मी सीन। देन आई सेड कि ठीक है चलो। बोले मुझे इससे डर लगता है, उससे बात करने में। मैं बात कर देती हूँ। बोले उसकी मम्मी से डर लगता है। तो बोले उसकी मम्मी से मैं बात कर लेती हूँ आपके लिए। तो मैंने बोला क्या नाम है? बोले मम्मी का नाम प्रभा राठौर है। तो मैंने बोला प्रभा राठौर तो मेरी भी मम्मी का नाम है। तो ही सेड बुद्धू आप ही की तो बात कर रहा हूँ। माय गॉड, पे तो उसका 10 मिनट तक हंसती रही हंसती रही हंसती रही। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर जब मतलब घर पहले अटेम्प्ट में आपको ये नहीं लगा कि ही इज टॉकिंग समथिंग सीरियस? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उस समय क्या, उसके बाद भी काफी दिनों तक मेरे को सीरियस नहीं लगा था। घर आके बताया, पेरेंट्स ने मना कर दिया, मैं भूल गई। क्योंकि उस समय वो प्रपोजल आते रहते थे शादी के, तो मैं मना करती थी। तो मम्मी ने मना कर दिया, मैंने ही मना कर दिया। 3-4 दिन बाद देवदास बन के खड़े थे एंड मैं बुक फेयर से निकल रही थी एंड ही सेज क्या हुआ? ऐसे काय का? ही सेड अरे मैंने कुछ बोला था। बोला हाँ कुछ तो, क्या बोला था? बोले शादी का। बोला मम्मी ने तो मना कर दिया और मैं चल दी वहां से। आपने बिल्कुल एक कैजुअल लड़की की तरह, हाँ ठीक है परमिशन नहीं मिल रही है, अभी काम नहीं करना एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। बट देन उन्होंने अपने सारे ट्रिक्स लगाए, सारे जितने भी तामझाम, किसी के हाथ लव लेटर भेजना, किसी के हाथ कुछ करना, करते 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 एक बार हो गया। देन आई सेड कि चलो इतना सीरियस है लड़का तो शादी कर लेते हैं, पर शर्त है कि शादी करके मैं अपने घर चली जाऊंगी। चलो चले जाना। शादी के बाद जब मैंने बोला चलो अब मैं अपने घर जाती हूँ, देन पता पड़ा कि नहीं। अब उन्होंने भी नहीं। कहा एक बार आ तो जाओ, फिर देखते हैं, जाने नहीं देंगे। एग्जैक्ट। मेरे इन-लॉज काफी ऑर्थोडॉक्स ख्यालात के थे, तो मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था कि अपने घर में इतनी फ्रीडम होने के बाद वहां नहीं होना। पर धीरे 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 हाँ, टाइम चेंज हुआ, हो गया। सोच और हालात बदले। मैम हाँ कहीं ना कहीं ये नहीं लगता था कि 19 साल की उम्र में अचानक शादी का डिसीजन लेना? नो डाउट आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों क्रिएटिव फील्ड से रहे तो चीजें आसान रही होंगी समझना। लेकिन एक दूसरे को समझाना आसान है, आसान था शायद, प्रैक्टिकल जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट कर पाना, क्योंकि जिंदगी बढ़ रही थी, घर गृहस्थी, आर्थिक रूप से भी अगर कहा जाए जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, सामाजिक रूप से भी बढ़ती हैं, और आपके 2 बेटे हैं जो आपके जीवन में समय दर समय आए, और वो एक छोटा समय नहीं होता है। एक बच्चे को कंसीव करना, 9 महीने उसको उसका देख रेख करना, और उसके बाद उसकी कम से कम कुछ सालों तक, जब तक वो अपने पैरों पर चलने लायक ना हो जाए, बहुत स्पेशल ध्यान रखना। साथ साथ दूसरी तरफ अपने पैशन को भी कंटिन्यू करना है। कथक की ट्रेनिंग आप ले रहे थे, उसे प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जॉब भी चल रहा था, ये दोनों चीजें कैसे चल रही थी? संयोग बहुत हार्ड टाइम्स रहे लाइफ में। मतलब एक समय ऐसा भी आया कि हमारे पास न रहने को घर था, न खाने खाने को कुछ था। सिर्फ जो बदन पे कपड़े थे वो ही हमारे पास थे, इसके अलावा नहीं था। पर हाँ, एक दूसरे का साथ देने का कमिट किया था। हालांकि मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, शादी के बाद इमीडिएट बाद कुछ महीनों तक मुझे ऐसा लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी कि इतनी यंग एज में शादी करके अब मेरे करियर का क्या होगा, अब मैं कैसे कोई जॉब करूंगी, अब मैं कैसे अपने डांस को आगे बढ़ाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो मेरा बहुत साथ दिया। सिचुएशंस बहुत खराब रही लाइफ में। कई बार तो हमने इतने गलत डिसीजन लेने का फैसला करा, अपनी लाइफ को खत्म करने का भी फैसला हम लोग 1-2 बार ले चुके थे। मगर कहते ना, फिर मैं माँ बन गई। फिर मेरा बेटा आ गया मेरे पास। और और जब कभी फासले बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ वजह ऐसी आती चली गई जिन्होंने उनको दोबारा जोड़ दिया आप लोगों को? जी, फासले एक दूसरे से नहीं बढ़ रहे थे, हस्बैंड वाइफ के नहीं थे फासले। समाज और जी। रिलेटिव्स और उन सब का काफी, और प्रेशर बहुत था। तो जैसे ही बेटा आया जिसका नाम कर्ण है, बड़ा बेटा मेरा, उसका नाम कर्ण है, छोटा चैतन्य है। बहुत प्यारा नाम। तो जैसे ही कर्ण आया, मैं तो दुनिया बदल गई। फिर मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं होती थी, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरी तो पूरी दुनिया उसके आसपास होती थी। धीरे धीरे मेहनत करी, जॉब करा। जॉब के लिए भी मैंने सोचा था कभी मैं बीएड नहीं करूंगी और कभी टीचर नहीं बनूंगी। और मैंने बीएड भी, मेरी मम्मी ने बिना मुझे बोले मेरा फॉर्म भर दिया, वो ऐसी करती थी। फॉर्म भर दिया, मेरा भी, मेरी सिस्टर का भी, मेरी कजिन्स का भी, और बोले जाओ बीएड करो, फॉर्म भर दिया, अब क्या करें, करना ही पड़ा। तो बीएड कर लिया। एंड फर्स्ट जॉब मेरा टीचर के, एज अ टीचर ही लगा। 18 इयर्स की मेरी एज थी तब से मैं
टीचिंग कर रही थी, डांस टीचर पार्ट टाइम, उसके साथ कॉलेज भी, डांस क्लासेस भी। देन 85 में मेरा जॉब लगा एज अ प्राइमरी टीचर। तब मैं इंग्लिश और सोशल स्टडीज और डांस तीनों करवाती थी। जरूरत भी थी, हस्बैंड का साथ भी देना था, हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया। करते 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 लाइफ ऐसा हुआ। फिर आफ्टर 7 years आई वॉज ब्लेस्ड विद अनदर सन, छोटा बेटा हुआ। दोनों बार डिलीवरी के समय मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मुझे बेटी चाहिए, बेटे नहीं चाहिए, बिकॉज आई वांटेड कि मेरे को डॉटर हो तो मैं एक बहुत अच्छे डांसर, मैंने जो नहीं कर पाई इंटरनेशनल लेवल पे, वो मेरी बेटी को कराऊंगी। जी, कहीं ना कहीं दोनों बार मतलब वही फीलिंग आ रही थी जो सपने आपके अंदर आपकी मदर ने जिए थे, आप भी अपने अधूरे ख्वाहिश या कहा जाए सपने अपनी बेटी के रूप में जीना चाहती थी। जी बिल्कुल। और दोनों बार जब मुझे पता पड़ा कि मुझे बेटा हुआ, दोनों बार मैं बहुत रोई। तो डॉक्टर ओहो। शॉक थे कि उल्टा होता है, लड़की होती है जी। तो रोते हैं। बट देन बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव द बेस्ट सन्स, मतलब इससे अच्छे बेटे किसी के हो नहीं सकते हैं। नहीं, तो अब ऐसा होना लाजमी भी था आपका उल्टा होना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बचपन से समाज के जो कन्वेंशनल चैलेंजेस थे, ऑर्थोडॉक्स पैटर्न था, उसको चैलेंज किया आपने, आपकी फैमिली ने। तो वो कहीं ना जी कहीं खून में था ना कि लोग लड़की मिलने पे रोते हैं और लड़के मिलने पे खुश होते हैं। आप लड़के मिलने पे उदास है, बेटी मिलती तो शायद आप खुश हो जाते। फिर अब 2 बेटियां आ गई हैं, बहुत बढ़िया। बड़ी वाली संकेतिका और छोटी वाली निशी। तो 2 बेटियां आ गई हैं, तो भगवान ने मेरी झोली सारी खुशियों से भर दी। मैम, कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने कहा ना, अब 2 बेटियां आ गई, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जिन 2 महिलाओं के नाम लिए हैं, जिनको जो बेटियां कहकर संबोधित कर रही हैं, ये उनकी सौभाग्य से बहुएं हैं, जिनके दोनों बेटों की वाइफ है, जीवन संगिनी है। और ये नजरिया, ये जो सोच है आपकी मैम, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बड़ा धड़ा है हमारे समाज का, जहां पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही, सदी मतलब 50 साल 60 साल से, कि लड़के की शादी हुई नहीं, कि वाइफ जब आती है बेटे की, तो एक कहा जाए ना अघोषित युद्ध शुरू हो जाता है घर में। बिल्कुल। वर्चस्व की लड़ाई कहा जाए जिसे, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की, या खींचतान करेक्ट। चालू हो जाती है। उस दौर में आपने कहा कि वो बहुएं नहीं है, बेटियां हैं। तो 100%, मैं 90% भी नहीं कहना चाहूंगा, 100% समस्या तो वहीं खत्म हो गई होगी। ये सोच और नजरिया कैसे बनता है या कैसे बनाया आपने अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि अनुभव काफी उतार चढ़ाव भरे रहे आपके, अपेक्षाएं बहुत होंगी बहुओं के आने के बाद। कैसे इस पूरे चीज में आप अपना नजरिया इतना सकारात्मक बनाती हैं? Sayog, I was blessed to be having very very good friends and mentors. मैंने उन लोगों को देखकर काफी चीजें फॉलो करी हैं। और मैंने अपने साथ देखा है कि शादी के बाद बहू का दर्जा बहू का होता है, बेटी का दर्जा बेटी का होता है। कितना भी कर लो वो डिफरेंशिएशन हो ही जाता है। तो क्योंकि मुझे हमेशा से बेटी चाहिए थी और मैं डांस सिखाती हूँ, तो डांस क्लास में भी आप विश्वास करो कि हर व्यक्ति मुझे माँ ही कहता है। मतलब मैम तो बहुत कम लोग बोलते, तो एक मदरली इंस्टिंक्ट है। और मैं इतना इंतजार कर रही थी, मैं कभी भी अपनी बहू नहीं लाना चाहती थी। बेटे का लाइफ पार्टनर तो जरूर था, वो भी मैंने उनको बोला था तुम अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनो। मैंने अपना चुना, मेरे पेरेंट्स ने अपना चुना, मेरी आंटी मेरे मौसी ने अपना चुना। तो आपको लाइफ पार्टनर अपना चुनो, हम आपका साथ देंगे। बस ये देखना कि वो आपके लायक हो, बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। तो जब मैंने, मतलब आप विश्वास करोगे, जब मेरी बहू की विदाई हो रही थी तो वो कम रो रही थी, मैं ज्यादा रो रही थी कि मैं किसी की बेटी अपने घर लेके आ रही हूँ, अपना घर छोड़ के कैसे आएगी। जिम्मेदारी का तो एहसास था। जी। तो और सेकेंडली आई वाज अगेंस्ट डाउरी। मैंने अपनी शादी में ही बोला था अगर दहेज की बात कोई भी करेगा तो नहीं होगा, और मैंने अपने दोनों बच्चों को भी यही बात बोली, और ना हमने कभी डाउरी की बात भी नहीं करी। तो और बेटियां जो है वो मतलब उतने ही हक से मुझे भी डांट लगाती कि माँ आप ये नहीं करते, माँ वो नहीं करते। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बहू है, उनका भी एटीट्यूड वैसा ही है, बहुत जी लविंग है बहुत। मैम, एक ये आपकी जिंदगी का कहा जाए तो घरेलू पक्ष था जो चल रहा था। इसी दौर में आप उम्र के उस पड़ाव पे थी जब शरीर थकने लगता है, एक ग्राफ होता है आपका करियर ग्राफ। जब हमने एनालाइज किया हमारी टीम ने और हमने, तो देखा कि काफी वेरिएशंस हैं इसमें। आपने कहीं पर भी 2 या 3 साल से ज्यादा टिककर अपने आप को रोका नहीं, बांधा नहीं। आप कभी किसी स्कूल में थे, देन आफ्टर 2 और 3 इयर्स 4 इयर्स आपने स्विच करके इंजीनियरिंग कॉलेज भी ज्वाइन किया। सडनली एक एज ग्रुप के आप बच्चों को सिखा रहे थे, सडनली आप स्विच करते दूसरे एज ग्रुप के बच्चों के साथ। आपने अलग अलग जगहों पे जाके किया। इसी दौरान आप विदेश भी गई, आपने विदेश जाकर भी कुछ ट्रेनिंग्स दी हैं और ली भी हैं चीजों को लेकर। ये सब इतना सब चल रहा था, तो एक कारण क्या था, कहीं एक जगह टिक नहीं पाए पैर।
कि ये कथक का कमाल था या दिमाग को हर पल कुछ नया चाहिए था कि ये दिल मांगे मोर? संयोग, दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है और वो है चेंज। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं कहती हूँ ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है, और बिल्कुल, बहुत मुझे सही। हर जगह, हर बार मुझे चेंज चाहिए, मुझे चैलेंज चाहिए। मैंने, कहते हैं ना, केजी टू पीजी मैंने 2.5 साल से लेके 30-35 साल तक के लोगों को पढ़ाया है, और हर एज, हर दौर को थरली इंजॉय करा है। जब मैं केजी पढ़ाती थी, आज भी मेरा हर स्टूडेंट से रिलेशन वैसे ही है। अगर मेरे क्लास में एक बहुत बदमाश बच्चा था, आज भी मुझे उसका नाम है ऋषभ। एक दिन वो क्लास नहीं आया, स्कूल नहीं आया, तो मुझे सपना आया कि वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते उसको पलंग से चोट लग गई। इतना बदमाश था कि मैं उसको उठा के कबर्ड के ऊपर बिठा देती थी कि तुम ऊपर बैठोगे तो बाकी बच्चे पढ़ लेंगे। 2 दिन बाद जब वो आया, उसकी मम्मी से मैंने पूछा ऋषभ को क्या हुआ, तो आप बिलीव करोगे, उसकी मम्मी ने बोला ये दौड़ रहा था और पलंग से उसको यहाँ लग ओहो गई। हो, इतना तो कनेक्शन, इतना डीप कनेक्शन। राइट, तो हर स्टूडेंट के साथ मेरा ऐसा रहा है ना, आई एम सो हैप्पी कि स्टूडेंट्स भी समझते थे। तो केजी टू पीजी सारे लेवल्स को मैंने पढ़ाया, और सब कुछ कर लिया मैंने। मार्केटिंग भी कर ली मैंने, इंग्लिश भी पढ़ा लिया मैंने, डांस भी सिखा लिया मैंने, फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज कर दिए मैंने, एनुअल फंक्शंस करा। आईआईएम में, इंदौर में मैंने डांस और थिएटर वर्कशॉप्स भी ले ली। जितना करना चाहती थी सब कर लिया, पर अब लगता है कि अब कुछ नया करना है। जी। इसी बीच में मैं सेशल्स गई थी, अफ्रीका के पास। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वहां पर मैं गवर्नमेंट टीचर थी इंग्लिश। मेरी कजन वहां है, शी इज मैरिड इन सेशल्स। या तो उसके पास मैं छुट्टी के लिए गई थी। देन आई हैड अ लवली टाइम, 3 इयर्स। फिर मेरी पूरी फैमिली गई थी वहां पर। इंटरनेशनल डांस डे ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से टोटल 9 आइटम्स थे। 2 मेरे सोलो थे और 3 मैंने कोरियोग्राफ करे थे, वहां का नेशनल ट्रूप ऑफ डांसर्स को लेके। आपने वहां आप वहां सिर्फ वेकेशंस पर गए थे, सडनली यू लव दैट प्लेस, यू स्टार्टेड टीचिंग देयर, और उसके बाद आपने वहां के फेस्टिवल में पार्ट लिया। 2 आपके सोलो थे, देन आपने कोरियोग्राफ भी करे। दैट मींस मैम इट्स फिनोमिनल, क्योंकि कहीं भी जाना और वहां इन्वॉल्व हो जाना ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है, वो भी डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर के लोगों के मैंने कहा साथ। हमारा डीएनए थोड़ा डिफेक्टिव है। जिस दिन मैं लैंड करा, मेरी कजन जब मुझे लेने आई, आते साथ उसने मुझसे कहा, अनु यहाँ पे इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है। मतलब एयरपोर्ट से हम घर ही जा रहे हैं। लैंड होने के बाद लोग बताते हैं कि यहाँ ये घूमने की जगह, वो घूमने की जगह। वो आपका नेचर जानती थी तो उन्होंने आपके मतलब की चीज बताई। हाँ, she said कि stay here and work. So I had a lovely time there. अब मैम, आज आपसे बातचीत के दौरान जितना भी समय अभी तक हमने बिताया आपसे, बातचीत के दौरान हमें मिला है, उस दौरान आपके हर पहलू को हमने छूने की कोशिश की है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जिक्र इस बात का नहीं आता है कि आज आप क्या हैं, लेकिन मैम आज जो आप बनी हैं, उस दौरान कितने अप्स एंड डाउन्स थे। जिंदगी में सबके आते हैं, लेकिन उनको खुशी से एक्सेप्ट करने का जो एक जज्बा होता है वो हर किसी के अंदर नहीं होता है। लोग समस्याओं के से टूट जाते हैं, बहानों की चादर ओढ़कर अपने आप को फेलियर घोषित कर देते हैं और कहते हैं बहाने ये रह गए, बहाने वो बन गए। लेकिन शायद ही कोई अनुराधा सोलंकी मैम होती हैं जो उन समस्याओं में भी संभावना को तलाशती हैं, मुस्कुराते हुए जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। मैं बहुत सफल करियर रहा, बहुत सफल जीवन रहा, बहुत शानदार आपका परिवार है और बहुत ही सुंदर आपका चरित्र है। यहाँ तक के सफर के बाद आज जिंदगी में पाने के लिए शायद कुछ नहीं बचा, फिर भी आप कह रही हैं कि आज कुछ और भी नया करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं बहुत कर लिया, थक गए हैं, आई एम एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, अब तो बस जिंदगी आराम से जीनी है। लेकिन मिसेस अनुराधा सोलंकी मैम को लगता है कि नहीं यार, अभी भी कुछ नया करना है। तो अब आगे क्या, कुछ प्लान अभी किया है? अभी भी नहीं, अभी ही कुछ नया करना है। बहुत अच्छा क्योंकि लगा। अभी तक तो संयोग जितना भी करा वो अपने रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ टीचर, एज अ कोरियोग्राफर। आपको मालूम है मैंने रियल एस्टेट में भी काम करा। जब मैं टीचिंग से बोर हो गई तो 2 साल मैंने रियल एस्टेट में भी करा है, वो भी एक नया स्वाद था। तो अब ये लगता है कि अब कुछ अपने लिए करना है, और इस समाज ने, इस सोसाइटी ने हमको दोनों हाथों से दिया है। मतलब कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के भगवान ने जितनी मुश्किल भी दी है, उसको भी बेयर करने का, उसके आगे बढ़ने का जिम्मेदारी और कंधे मजबूत उन्हों ऊपर वाले ने ही करा। तो अब टाइम आया है कि हम आगे की जनरेशन को क्या दे सकते हैं और समाज को वापस क्या दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी डर लगता है कि इतनी कंफर्टेबल लाइफ कैसे हो सकती है। हालांकि मेरी बहुत इच्छाएं, बहुत उम्मीदें नहीं है, फिर भी 2-4 चीजें जो अभी भी मैं करना चाहती हूँ।
एक मैं बंजी जंपिंग करना चाहती हूँ। इस एज में मैम इस बहुत एज ही अभी सॉरी 50 सॉरी लेकिन जज्बा बहुत अच्छा है। लोग डरते हैं, मैं भी शायद हिम्मत ना कर पाऊं, लेकिन अगर इरादा है तो जरूर। मैं एक बार पहुंच भी गई थी, मेरे बच्चों ने मुझे नहीं करने दिया। और एक बंजी जंपिंग करनी थी, एक मुझे स्नॉर्कलिंग करनी थी, वो भी लास्ट ईयर में अपने मेरा बड़ा बेटा बहू मालदीव्स में है, छोटा हैदराबाद में है, तो वहां गई थी, तो वहां पे ने स्नॉर्कलिंग भी करी। एक मुझे शेर को गले लगाना है। तो ये 2-3 चीजें अभी भी मेरी है लिस्ट में। प्लस आई वांट टू डू समथिंग फॉर द स्ट्रीट एनिमल, क्योंकि मूक जानवर है। मैं कहती हूँ कि हम इंसान बन जाए वो ही बच्चा, हम जानवर बने तो वो ज्यादा अच्छा है। हम तो जानवरों से भी गए बीते हैं आज के समय में। जानवर बहुत कम उसमें आपको हमला करता है आप पे। हम तो पता नहीं क्या करते। सबसे क्रूल जो क्रीचर भगवान का है वो ह्यूमन बीइंग हो। मैं कहती हूँ एक अच्छा इंसान बन जाए और कुछ एनिमल्स के लिए और कुछ उन लोगों के लिए करे जिनके पास सुविधाएं नहीं है। आई एम स्टिल थिंकिंग ऑन इट, प्लानिंग टू ओपन एन एनजीओ, लेट्स सी कहाँ तक कर सके। तो कहीं ना कहीं मैम बहुत अच्छा लगता है कि जितने ही आप हैं उतने ही खूबसूरत आपके विचार हैं, और उसी खूबसूरती के साथ अभी तक आपने अपना जीवन जिया है और आगे भी जिएंगे। आपके सपने बहुत शानदार हैं आने वाले समय के लिए। आशा करते हैं, बुंदेलखंडी अड्डा टीम की प्रार्थना है कि आपके सभी सपने पूरे हों। आप स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जो विचार कर रहे हैं वो सफल हो, कारगर हो, पूरा परिवार आपका सुखी रहे, संपन्न रहे। और समाज को आपने कहा कि अब समाज से लेने का नहीं देने का वक्त है, तो इस सफर को कभी रुकने मत दीजिएगा। और हमारा तो यही संदेश है, कभी भी रुक जाना नहीं, चाहे कैसी भी समस्याएं, कैसी भी दिक्कतें आए, क्योंकि आप सुदृढ़ हैं, सक्षम हैं, स्वाभिमानी हैं। उन सभी समस्याओं से आप पार पा जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा सोलंकी जी मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस सेगमेंट में अपने विचार रखने के लिए, दर्शकों को अपने प्रेरणादायक जीवन से रूबरू कराने के लिए, ताकि वो भी इस जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सहयोग। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, देर सवेर जरूर मिलता है। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, talking to a young person like you who's doing so well, and I give you my best wishes, and let me know if you need me for anything. I would be very happy to do that. And my best wishes to you and your show. Thank you so much. Thank you. God bless. Thank you very much. I'm honored, ma'am. Thank you.